नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस क्लास से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट होते हैं, उन सबको हम क्लियर करते हैं और साथ के साथ जो है वो चर्चा करते हैं कि इन फ्यूचर में हमारे पास में उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार के और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब के बारे में जो है वो चर्चा करते हैं। कुल मिला के इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो भी टॉपिक हम टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर लेते हैं, उसकी कंप्लीट और डेप्थ नॉलेज जो है वो हम उसी दिन जो है वो फिनिश कर लेते हैं। और वैसे टीएनसी बुलेट सीरीज का हमारे पास में प्रिंसिपल भी यही था। मतलब जब हमने टीएनसी बुलेट सीरीज चालू की थी, तब हमने यही कहा था कि एक दिन के अंदर एक टॉपिक लेंगे। वो क्लास हमारे पास में छोटी भी हो सकती है, वो क्लास हमारे पास में थोड़ी बहुत बड़ी भी हो सकती है। हालांकि हमारे पास में कोशिश यही रहती है कि हम इन क्लासों को जो हो बिल्कुल छोटा रखें, लेकिन मजबूरी ये होती है कि आजकल जो छोटे छोटे टॉपिक थे वो हमने करवा दिए हैं। अब हमारे पास में थोड़े बड़े बड़े टॉपिक बच गए, इसलिए क्लासें थोड़ी सी जो है वो बड़ी होने लगी। शुरुआती स्टेज में जो है हमारे पास में 20-25 मिनट की थी, लेकिन आजकल ये 40 से 45 मिनट की भी जा रही है। लेकिन हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। कुछ टॉपिक छोटे होते हैं, वो जल्दी हो जाते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक जो हो बड़े होते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। लेकिन हम प्रिंसिपल से नहीं हटेंगे। हमारा पार प्रिंसिपल क्या था कि एक दिन के अंदर एक टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे और कंप्लीट नॉलेज उसकी गेन करेंगे। मतलब उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है, उसको हम उस क्लास के अंदर ही जो है वो क्लियर कर लेंगे। फिर हमारे पास में चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन आए, चाहे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए, चाहे हमारे पास में अप्लाइड आए, इमेज बेस्ड आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, हमारे पास में वो जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। और कोशिश ये करते हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास का मतलब ये नहीं है कि हम इसमें कुछ भी पढ़ा रहे हैं, बल्कि जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो, चाहे और वो हमारे पास में हम चाहे 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से ले या बच्चों की फरमाइश पे वो टॉपिक लें, उसको हम जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे। जो बच्चे कमेंट करके बताते हैं, खास तौर से आजकल तो मैं यूट्यूब पे फिर भी जो है वो रिप्लाई कम करता हूँ, लेकिन जो टेलीग्राम पे है उस पे मैं करीब करीब करता हूँ। यूट्यूब वालों को भी करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा जो है वो कम हो जाता है। तो उनको जो है वो हम लेंगे, देन उसके बाद जो है वो हम उस टॉपिक में जो जो चीज़ें पूछी गई है उनको जो है वो मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे पास में फ्री ऑफ कॉस्ट पर डे एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट जो है वो स्टडी करेंगे और उस टॉपिक को फिनिश करेंगे हर एक दिन। तो इसी कड़ी में आज हमारे पास में 324 नंबर की क्लास आती है, दैट इज कॉल्ड क्रैमर्स स्केल। अब आज की जो क्लास है, बहुत सारे बच्चे तो सोच रहे होंगे कि ये कौन सा स्केल आ गया। हमने जो है वो नर्सिंग कंप्लीट भी कर ली, या मान के चलते हैं कि अभी नर्सिंग कंप्लीट होने वाली है, फिर भी हमने ये स्केल नहीं पढ़ा। तो दोस्तों, इसमें गलती आपकी नहीं है। गलती है वो आपके टीचर्स की है, क्योंकि उन्होंने जो है वो इसको कवर नहीं करवाया। और ये भी आपको पता है कि जो हम नॉर्मली एग्जाम देते हैं सब्जेक्टिव, और जो हमारे पास में कम्पिटिटिव एग्जाम आता है, उन दोनों में डिफरेंशिएट है। डिफरेंशिएट क्या है? एक तो डिफरेंशिएट आपको पता है कि सब्जेक्टिव में तो हमें लिखना पड़ता है, एक दो पन्ने बढ़ने पड़ते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव या कम्पिटिटिव आता है उसमें सिर्फ हमें ऑप्शन मिलते हैं जिसको हम जो है वो टिक करके आते हैं। तो ये तो डिफरेंशिएट सबको पता है। लेकिन एक अंदर का डिफरेंशिएट मैं बता दूं कि सब्जेक्टिव में तो क्या होता है कि जो जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन उसमें से आते हैं। जैसे मान लीजिए मेडिकल सर्जिकल का कोई जो है वो मेटाबॉलिज्म का टॉपिक पढ़ रहा है या डाइजेस्टिव का पढ़ रहा है, तो उनको पता है कि यार इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, या फिर हमारे पास में जो है पैनक्रेटाइटिस आ सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर, इस तरीके से। लेकिन जो कम्पिटिटिव एग्जाम थे, वहां पे हमारे पास में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि बच्चे को डेप्थ नॉलेज कितना है। समझ में आ रहा है? मतलब वो देखता है कि बच्चे कहाँ पे गलती करके आ सकते हैं, वहीं से जो है वो क्वेश्चन पिकअप करता है। जैसे सबको पता है कि जितनी भी आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, लेकिन एक आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड लेके आती है, तो एग्जामिनर वहीं पूछेगा। जो एक्सेप्शन है वो पूछेगा, या जहां पे बच्चे को लगता है कि बच्चा यहां पे गलती कर सकता है, वहीं पे एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि उसको तो भीड़ से आपको अलग दिखाना है, भीड़ से आपको अलग छटनी करनी है। कितना आपने भीड़ से अलग पढ़ा है, उन लोगों को सेलेक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से आज हम जो है वो क्रैमर स्केल पढ़ेंगे और इसको जो है वो कंप्लीट करके चलेंगे। अब ये क्रैमर स्केल क्या है, किस तरीके से, उसको जो हम देखेंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से, यानी कि क्रैमर स्केल से जो है वो एग्जाम में किस प्रकार से और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हमारे पास में दोस्तों क्वेश्चन आते हैं बेसिकली
कंडीशनल क्वेश्चन आते हैं, हम कहते हैं अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं। तो देखो टॉपिक थोड़ा छोटा है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी कि क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में अप्लाइड आएगा। अब अप्लाइड किस तरीके से कैसे आता है उसका थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा कि ये जो बेसिकली क्या होता है, क्रैमर स्केल होता क्या है। मैं एक लाइन में अगर इस टॉपिक को फिनिश करना चाहूँ एक लाइन में, तो वही होता है कि जो जॉइंडिस होता है ना दोस्तों, वो बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के हम किसी बच्चे को देख के ये कह सकते हैं कि यार इसको जॉइंडिस है, इसको हम क्रैमर स्केल कहते हैं। समझ में आ गया? और प्लस उसका लेवल भी बताएंगे। कहते हैं ना, ऐसे नहीं जैसे हम कई बार माल प्रैक्टिस कर लेते हैं कि यार इसका बीपी तो इतना होगा, या ये इसको तो टेम्परेचर इतना होगा, टच करके देख लिया कि कहते हैं यार इसका टेम्परेचर तो इतना होगा। वो एक हमने जो है वो राउडी मेथड्स या टोरा लगा के कहा। हालांकि जब गर्म होता है तो हम कह सकते हैं यार इसको तो फीवर है। ठीक उसी तरीके से हमारे पास में किसी भी बच्चे को, खास तौर से ये जो क्रैमर स्केल है, ये जॉइंडिस को मापने का एक स्केल होता है, सिंपली बिना किसी लैब टेस्ट के। समझ में आ गया? यानी कि कोई भी बच्चा आपके सामने लेके आया, देन लेके आने के बाद में सिर्फ उसको देख के जो है वो आप बताओगे कि यार इसको तो जॉइंडिस है और इसको तो इतने लेवल का, मतलब इतना जो है वो तगड़ा वाला जॉइंडिस है। मतलब जॉइंडिस जो है वो जैसे जैसे हमारे पास में बिलीरुबिन लेवल जो है वो बढ़ेगा, तो जॉइंडिस जो है वो आगे कठिन होता जाएगा, मतलब जॉइंडिस की कंडीशन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक उसी तरीके से हमारे पास में है कि यार ये जो है वो हमारे पास में बच्चा है, तो अगर फेस पीला है तो हम कह सकते हैं कि यार इसको इतने mg का जो है वो जॉइंडिस है या माइल्ड जॉइंडिस है। अगर हमारे पास में वो एब्डोमेन तक पहुंच चुका है तो वो और ज्यादा सीवियर हो जाएगा। हाथों तक पहुंच चुका है तो और ज्यादा, खास तौर से वो हमारे पास में हथेली और पैरों तक पहुंच चुका है तो फिर और ज्यादा। यह आपको जो 5, 10, 13, 20 जो दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली बिलीरुबिन लेवल है। ठीक है, कि जैसे हमारे पास में ये है कि यहाँ पे 10 है, तो यहां तक जॉइंडिस आएगा, मतलब 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो हो बिलीरुबिन लेवल है। यहां तक आ गया मतलब 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर वाला जो है वो जॉइंडिस है। तो इस तरीके से आपको कंडीशनल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि या एक बच्चा है जिसमें पूरा एब्डोमेन जो है वो येलो है, लेकिन उसके एक्सट्रीमिटीज है अपर एंड लोअर, वहां तक जॉइंडिस नहीं पहुंचा है या वहां तक पीलापन नहीं पहुंचा है, तो उसमें कौन से लेवल का, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, कौन से लेवल का है, या अप्रोक्सीमेटली उसमें कितना मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो जॉइंडिस है। तो ये चीज आ जाती है हमारे पास में क्रैमर स्केल। समझ में आ गया? तो एक सिंपल लाइन में कह सकते हैं कि बिना किसी लैब टेस्ट के, सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा हम किसी बच्चे का, और खासतौर से फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस के लिए होता है, पैथोलॉजिकल जॉइंडिस के लिए नहीं होता है। तो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी लैब टेस्ट के हम बच्चे को देख के जो है वो बता सकते हैं कि इसमें इस लेवल का या इतने मिलीग्राम पर डेसीलीटर वाले का जो है वो जॉइंडिस है, इसको हम क्रैमर स्केल कहते हैं। तो देखो कितना अच्छा है। तो आपको इमेज बेस्ड पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ऐसे इमेज दे देंगे कि कोई बच्चा यहाँ तक पीला है, दोनों हाथ और दोनों पैर पीले हैं, तो उसमें लगभग जो है वो कितने मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो बिलीरुबिन लेवल होगा, तो लगभग जो है वो 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है जॉइंडिंग होगा। कभी दे देंगे कि सिर्फ फेस जो है वो थोड़ा बहुत पीला है या फेस पीला है, तो इसमें किस प्रकार का जो है वो जॉइंडिस है। सिर्फ एब्डोमिनल है, वो भी कहाँ पे, अम्बिलिकस से ऊपर वाला है, तो कितना होगा, अम्बिलिकस से नीचे तक पहुंच चुका है तो कितना होगा, तो एक ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपसे कैटेगरी पूछ सकते हैं कि यहां तक जॉइंडिस फैला हुआ है या इतना है, तो ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा। फिर उसके बाद आता है कि कौन सी कैटेगरी में हम जो है वो क्या ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सिर्फ मान लीजिए माइल्ड है या फेस पीला है बच्चों में, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो उसमें हम बेसिकली कुछ नहीं करते, सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं और बच्चे को जो है वो दूध पिलाते हैं। देन सेकंड आ जाता है, उसमें क्या करते हैं, उसमें भी हम जो हो बेसिकली जो है वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं। थर्ड में क्या करते हैं, थर्ड में हम जो हो फिर से लैब इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। अभी हम ट्रीटमेंट शुरू नहीं करेंगे, पहले हमने देख लिया कि यार लगभग इतना होगा, पर लगभग पे क्यों चलें, हम उसके बाद उसका टेस्ट करवाएंगे, बिलीरुबिन लेवल चेक करेंगे। देन उसके बाद अगर फोर्थ एंड फिफ्थ आ जाता है तो फिर हम ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन आते हैं। तो आपके पास में या तो इमेज बेस्ड के क्वेश्चन आ सकते हैं, या आपको जो है वो दिया जाएगा कि यहाँ तक येलो है, देन उसके बाद क्या ट्रीटमेंट फॉलो करोगे, या आपसे पूछ सकते हैं कि फोर्थ स्टेज का क्या ट्रीटमेंट होता है, थर्ड स्टेज का क्या ट्रीटमेंट होता है, फिफ्थ स्टेज का क्या ट्रीटमेंट होता है। इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कुल मिला के जो है वो हम आज पूरे इसको जो है वो देखेंगे। अब अगर ये क्लास ले रहे हो तो एक बार जो है वो आप जॉइंडिस की जरूर करा लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी जो है वो बुलेट सीरीज के अंदर जॉइंडिस करवा रखा है, और इवन दोनों जॉइंडिस करवा रखे हैं। कौन सा,
फिजियोलॉजिकली भी, पैथोलॉजिकली भी। जो सिंपल जॉइंटिस था वो हमारे पास में पैथोलॉजिकल था, और फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस मैंने फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस के नाम से भी जो है वो शो कर रखा। उसमें और आज की क्लास में क्या डिफरेंशिएट है, उसमें और आज की क्लास में बस इतना सा डिफरेंस है कि उसमें मैंने जो है वो मैकेनिज्म बताई है या पैथोफिजियोलॉजी बताई है कि फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस जो है वो क्यों होता है। भाई बच्चों में जॉइंटिस देखने को मिलता है, तो उसमें मैंने आपको सिर्फ मैकेनिज्म मतलब पैथोफिजियोलॉजी बताई है कि फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस क्यों होता है, और वहां पे ट्रीटमेंट बताया। आज हम बता रहे हैं कि बिना लेब के जो है वो हम कैसे जांच करेंगे, जिसको जो है वो कह सकते हैं कि इसको जॉइंटिस है, उसको हम बोलते हैं क्रैमर स्केल। स्केल आ गया मतलब कहीं ना कहीं जो है वो कैटेगरी बनी हुई है, तो इसको हम लेते हैं और आगे जो है वो बढ़ते हैं। तो एक बार जो है वो क्लास जरूर देख लीजिएगा आपका पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस की, देन उसके बाद जो है उसको कंप्लीट करेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो हमारे पास में क्लास होने वाली है। जैसे मान लो आप कहीं रिश्तेदार के यहाँ पे गए, ठीक है, और नन्ना बच्चा आपके गोद में दे दिया, और आप जो है वो देख के या आपसे पूछे कि यार देखो डॉक्टर साहब इसको कोई दिक्कत तो नहीं है। अब डॉक्टर साहब को पता होगा तो ना बताएगा, अदरवाइज तो गोली देगा, नहीं ये हाँ हूँ है ऐसे ही। लेकिन अगर पता होगा तो आप देख सकते हो कि यार बच्चा यहाँ तक पीला है तो भाई इसमें इतना तक की है। कई बार क्या करते हैं, फेस फेस पीला है, घर वाले डर जाते हैं, तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में इन द सेंस मान लो बड़ा हॉस्पिटल नहीं, किसी झोला साहब के पास में लेके आगे अननेसेसरी बिल बना दिया। लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो आप कहोगे कि यार इतना सा जॉइंटिस जो है वो नॉर्मल होता है। मैं कह रहा हूँ आप घर पे अच्छे से दूध पिलाइए, बच्चा 3 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। फिर वो 3 दिन के अंदर ठीक भी हो जाएगा तो अगले वाले के आपने पैसे बचा लिए, टेंशन बचा दी, बहुत सारी चीजें। बच्चे को अननेसेसरी जो है वो ड्रग्स देने से बचा दिया, तो ये चीज होती है। तो देखो इंट्रोडक्शन लेते हैं, तो आ जाता है क्रैमर स्केल इज ए क्लिनिकल टूल्स यूज टू असेस द एक्सटेंट ऑफ जॉइंटिस इन न्यूबॉर्न by evaluating the progression of yellowish discoloration on body from head to toe। देखो बहुत अच्छी जो है वो डेफिनेशन यहाँ पे बताई है। बहुत सारे बच्चे तो जो है वो कमेंट करके ये कहते हैं, इवन टेलीग्राम पे भी कल बच्चे ने जो है मुझे फोन करके कहा कि सर आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा टाइम तो लेते हो, लेकिन इंट्रोडक्शन में ही आप सारी चीजें जो है वो क्लियर कर देते हो। तो अच्छी बात है ना, अगर कोई बॉलर है उसकी पहली बॉल पे छक्का मार दो, फिर आपका पूरा ओवर जो है वो सही जाएगा, क्योंकि बॉलर जो है वो टेंशन में आ जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर आपने इंट्रोडक्शन ही बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है तो बाकी सारी चीजें हमारे पास में बहुत अच्छी जाएगी। तो जैसे मैंने क्रैमर स्केल को ऑलरेडी सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन कर दी है, तो अब आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो इसमें डेफिनेशन में भी आपको इतनी दिक्कत नहीं है। और वैसे भी हम कंपिटेटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन रट्टू तोते की तरह याद हो या ना हो, आपको जो पता होना चाहिए, देन आप जो है वो उसको सही करके आओगे। तो देखो क्रैमर स्केल क्या है, एक क्लिनिकल टूल है। क्रैमर स्केल इज एक क्लिनिकल टूल है जो कि यूज लिया जाता है किसमें, असेस द एक्सटेंट ऑफ जॉइंटिस, यानी कि जॉइंटिस जो है वो कितना बढ़ चुका है उसको असेस करने के लिए हम क्रैमर स्केल यूज में लेते हैं। तो क्रैमर स्केल जो है वो एक क्लिनिकल टूल है जो कि यूज लिया जाता है किसमें, एक्सटेंट ऑफ जॉइंटिस, जॉइंटिस जो है वो कितना बड़ा हुआ है उसमें, और वो भी किसमें दोस्तों, न्यूबॉर्न में। अब न्यूबॉर्न में है मतलब सीधा सीधा जो है वो फिजियोलॉजिकली जॉइंटिस है। एंड बाय इवेल्युएटिंग, अब इसको कैसे देखते हैं, बाय इवेल्युएटिंग द प्रोग्रेशन ऑफ येलो डिस्कलरेशन ऑन द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो, यानी कि बॉडी जो है वो येलो हो रही है, बॉडी जो है वो येलो डिस्कलरेशन हो रही है। और कहां से दोस्तों, ये ऊपर से नीचे देखते हैं, नीचे से ऊपर मत देखना, नीचे से ऊपर देखोगे तो उल्टा हो जाएगा, आपको ऊपर से नीचे देखना, क्योंकि यहां पे देखोगे देन यहां पे जाओगे देन यहां पे जाओगे तो ऊपर से नीचे जाओगे, वैसे वैसे जो है उसकी कैटेगरी बढ़ती जाएगी। तो क्रैमर स्केल जो है वो एक क्लिनिकल टूल है जो कि जॉइंटिस के एक्सटेंट को हम जो है वो देखते हैं न्यूबॉर्न में, और इसमें हम जॉइंटिस को जो है वो प्रोग्रेशन देखते हैं कि कितना जो है हमारे पास में येलो डिस्कलरेशन है बॉडी का, कहां, हेड टू टो, ठीक है, यानी कि सिर से लेके पांव तक जो है वो है। ये हो गया हमारे पास में क्रैमर स्केल। एंड देन इट हेल्प टू एस्टिमेट बिलीरुबिन लेवल एंड असेस द सीवियरिटी ऑफ नियोनेटल जॉइंटिस। ये जो है वो हमारे पास में क्या करता है दोस्तों, बिलीरुबिन लेवल का जो है वो एस्टिमेशन लेवल बताता है, ठीक है, कि लगभग जो है वो हमारे पास में इतना जो है वो बिलीरुबिन लेवल होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर हम बात करते हैं बिलीरुबिन लेवल, बिलीरुबिन लेवल, बिलीरुबिन लेवल की अगर हम बात करेंगे तो एडल्ट की अगर हम बात करते हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एडल्ट, तो एडल्ट में हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, 0.3 से लेके 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। ये हमारे पास में नॉर्मल वैल्यू है किसकी, बिलीरुबिन लेवल की जो है वो नॉर्मल वैल्यू है। एडल्ट में कितना होता है दोस्तों, 0.3 से लेके 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। इसमें भी हमारे पास में दो प्रकार का आता है, एक होता है हमारे पास में कॉन्जुकेटेड बिलीरुबिन लेवल,
कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लेवल, और एक होता है हमारे पास में अनकॉन्जुगेटेड। अब ये कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड है, ये भी बड़ा जो है वो हमारे पास में एकदम जो है, पहले हम इसकी नॉर्मल वैल्यू ले लेते हैं। हम बात करते हैं हमारे पास में कॉन्जुगेटेड की, मतलब कॉन्जुगेटेड की, तो ये दोस्तों होता है हमारे पास में 0.1 से लेके 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। और अनकॉन्जुगेटेड की बात करें तो अनकॉन्जुगेटेड हमारे पास में 0.2 से लेके 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, ये अनकॉन्जुगेटेड। अब ये अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। थोड़ा सा जो हो दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर हमारे पास में आगे सारी चीजें आ जाएगी। अब देखो थोड़ा सा दिमाग में हमारे पास में ये है कि कॉन्जुगेटेड क्या होता है, जो हमारे पास में बिलीरुबिन निकलता है, यानी कि आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो वहां पे हमारे पास में जो है वो बिलीरुबिन लेवल निकलता है, बिलीरुबिन बनता है। वो कैसे निकलता है वो भी मैं आपको जो है वो थोड़ा सा डिटेल में अभी थोड़ी देर में जो है बताने वाला हूँ। चलो यही बता देता हूँ ताकि सारी चीजें ही जो है वो क्लियर हो जाए। एक्चुअली क्या होता है कि आपको पता है आरबीसी जो है वो उसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, 120 डेज है। ये मैंने बहुत डिटेल से जो है वो कहां बता रखा है दोस्तों, जॉइंटिस में बता रखा है, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस में बता रखा है। यहां पे मैं थोड़ा थोड़ा तेज चलूंगा, हालांकि कंप्लीट यहां पे भी करवा देंगे। अब देखो बिलीरुबिन लेवल जो है वो हमारे पास में कहां से आता है, कैसे आता है, कहां बनता है, उसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों आपने पास में आपको पता है कि जो आरबीसी होती है उसका लाइफ स्पान होता है 120 डेज। कितना होता है, 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद जो है वो आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। अब आरबीसी का ब्रेकडाउन क्यों करते हैं, क्या ऐसा पता चलता है कि आरबीसी का ब्रेकडाउन करना है, तो उसका भी एक जो है हमारे पास में फिजियोलॉजी है कि आरबीसी जैसे जैसे बड़ी होती रहती है, मतलब बूढ़ी होती रहती है, 90 दिन की होगी, 100 दिन की होगी, 120 दिन की होगी, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। अब फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, लचीलापन कम हो जाएगा, तो बीच में अटक जाती है। तो अटक जाती है तो मतलब इसकी उम्र हो चुकी है, उसको 120 दिन हो चुके हैं, उसको काट दिया जाता है, मार दिया जाता है, ठीक। अब आरबीसी 120 दिन के बाद ब्रेकडाउन होता है तो आरबीसी दो चीजों में टूटती है, किसमें, हिम और ग्लोबिन। भाई आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, यही तो होता है। अब वो हीमोग्लोबिन दो कैटेगरी में टूटता है, किस किस में, हिम और ग्लोबिन। ग्लोबिन जो है हमारे पास में प्रोटीन पार्ट होता है, मतलब एमिनो एसिड्स होते हैं, वो एमिनो एसिड्स वापस से काम में आ जाते हैं। समझ में आ गया, ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन पार्ट है, ग्लोबिन जहां पे भी एल्बुमिन, देन ग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, वो सारी चीजें, तो ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन पार्ट है। वो प्रोटीन पार्ट फिर से काम में आ जाते हैं, एमिनो एसिड्स फिर से काम में आ जाते हैं, और हमारे पास में जो है उसको यूज ले लिया जाता है। अब आते हैं हमारे पास में हिम। हिम में भी दो चीज होती है, एक होता है प्रोफायरिन जिसको बदलता है बिलीवर्डिन में, एक यहाँ पे एक चीज रहेगी प्रोफायरिन, याद रखना, ठीक है। वो जो है वो किस में बताता है दोस्तों, बिलीवर्डिन में बताता है। और जो आयरन वाला पार्ट होता है, हिम में भी दो पार्ट, प्रोफायरिन और आयरन, आयरन वाला पार्ट वापस से लीवर में जाके जो है वो यूज हो जाता है, फेरेटिन एंड ट्रांसफेरेटिन यूज हो जाता है। अब बचा हमारे पास में दूसरा वाला बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन जो है वो हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, ग्रीनिश होता है। अब ये बिलीवर्डिन जो है वो किस में बदलता है, बिलीरुबिन में बदलता है। समझ में आ गया, तो ये बिलीरुबिन यहां से बनता है, पर चीजें यहीं खत्म नहीं होती है, थोड़ा सा और चलेंगे। क्या चलेंगे, बिलीरुबिन बन गया। अब ये बिलीरुबिन क्या होता है दोस्तों, अनकॉन्जुगेटेड होता है। अब आपको समझ में थोड़ी सी दिक्कत है, ये अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड का क्या लोचा है, तो समझिए। अनकॉन्जुगेटेड का मतलब होगा, थोड़ा सा मैं बायोकेमिस्ट्री बताता हूं, कि कोई भी चीज का किसी भी स्ट्रक्चर का बॉन्ड अगर कंप्लीट नहीं होता उसको अनकॉन्जुगेटेड कहते हैं। कोई भी हमारे पास में बॉन्ड है, सॉरी कोई भी हमारे पास में आयन है, उसका बॉन्ड कंप्लीट नहीं होता उसको अनकॉन्जुगेटेड कहते हैं। अब इसकी वजह से इस बिलीरुबिन का, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, ठीक है, इसका बॉन्ड कंप्लीट नहीं होता है। अब बॉन्ड कंप्लीट नहीं होता है तो ये असंतृप्त होता है, तो उससे हमें क्या दिक्कत है, उससे हमें ये दिक्कत है कि ये किसी के साथ एडजस्ट नहीं करता, मतलब ये पानी में नहीं घुलेगा। अब पानी में चीज नहीं घुलेगी तो बॉडी से कैसे निकलेगी, यूरिन से कैसे निकलेगा, भाई जो चीज पानी में नहीं घुल रही है वो कैसे निकलेगी। तो ये बिलीरुबिन जो है वो हमारे पास में अनकॉन्जुगेटेड होता है। अब ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन क्या होता है कि सीधा लीवर के अंदर जाता है। लीवर के अंदर जाने के बाद में क्या होता है कि लीवर इसको कॉन्जुगेटेड में बदल देता है, मतलब जो असंतृप्त था, ठीक है, जो इधर उधर बिखरा हुआ था, जिसको गाइडेंस नहीं था, उसको लीवर गाइडेंस देके किस में बदल देता है दोस्तों, कॉन्जुगेटेड में बदल देता है। समझ में आ गया, तो अब लोचा समझ में आ गया, अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड। हम जो बिलीरुबिन चेक करते हैं ना वो कंप्लीट करते हैं, टोटल करते हैं, अनकॉन्जुगेटेड प्लस कॉन्जुगेटेड। ये देखिए यहां पे है, ये देखिए इसको इसको मिलाइएगा, ये वाला और ये वाला आपका पास में आ गया, ये लगभग देखो, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में
टोटल। तो जो बिलीरुबिन की बात करते हैं वो हमारे पास में आ गया कॉन्जुगेटेड प्लस अनकॉन्जुगेटेड दोनों को मिला के। अब कॉन्जुगेटेड हमारे पास में 0.1 से लेके 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, अनकॉन्जुगेटेड जो हमारे पास में 0.2 से लेके 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, पर दोनों को मिला के जो है वो चेक किया था। अब अनकॉन्जुगेटेड जो है वो दिक्कत करता है, वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता। कॉन्जुगेटेड क्या होता है, बिलीरुबिन ने उसको कॉन्जुगेटेड मतलब अब वो क्या करता है, हमारे पास में वाटर के साथ मिक्सअप हो जाता है और वो सीधा चला जाता है हमारे पास में इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जाने के बाद में वो बिलीरुबिन जो है वो इंटेस्टाइनल के जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको किस में बदल देते हैं दोस्तों, यूरोबिलिनोजन में बदलते हैं। किसमें, यूरोबिलिनोजन। ये यूरोबिलिनोजन जो है वो हमारे पास में किस में आ जाता है दोस्तों, ये हमारे पास में किडनी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और किडनी में जो है वो सीधा जाता है, किडनी के द्वारा एब्जॉर्ब मतलब वहां पे फिल्टर के लिए चला जाता है। फिल्टर के लिए जाएगा तो फिर वो यूरोबिलिनोजन है वो फिर यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। किसके माध्यम से, यूरोबिलिन के माध्यम से जो है बाहर निकल जाएगा यूरोबिलिन। और यूरिन का जो येलोइश कलर होता है ना वो इसी की वजह से होता है। यूरिन का कोई कलर नहीं होता बट यूरिन पीला पीला होता है ना, वो इसी की वजह से होता है, बिलीरुबिन की वजह से। क्यों, क्योंकि बिलीरुबिन जो है वो कौन से कलर का होता है दोस्तों, येलो कलर का होता है। यहाँ पे देखिए बिलीवर्डिन जो है वो ग्रीनिश कलर का होता है, इन दोनों का ध्यान रखना। ये ग्रीनिश कलर होता है और बिलीरुबिन जो है वो येलोइश होता है। अब बिलीरुबिन येलोइश होता है चाहे वो अनकॉन्जुगेटेड हो या कॉन्जुगेटेड हो, फर्क इतना ही है कि कॉन्जुगेटेड बॉडी से आसानी से बाहर निकल जाता है, अनकॉन्जुगेटेड नहीं निकल पाता है। बाकी जो बचा वो स्टिरकोबिलिनुबिन, ठीक है, स्टेरेकोबिली के माध्यम से जो है वो फीसेस के द्वारा निकलता है। तो जो स्टूल का येलोइश कलर है वो भी हमारे पास में बिलीरुबिन की वजह से होता है। तो समझ में आ गया, ये हमारे पास में कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड होता है। क्लियर हो गया। अब बात आ करते हैं हमारे पास में ये नॉर्मल लेवल, लेकिन अब हम बात करते हैं नियोनेंट की। समझ में आ गया, या इन्फेंट की हम बात करते हैं। नियोनेंट या इन्फेंट हमारे पास में आ गया। तो नियोनेंट्स में हमें देखते हैं, तो नियोनेंट में हमारे पास में जो है वो कितना होता है। तो नियोनेंट की बात करें तो नॉर्मल एडल्ट में तो हमारे पास में कितना था दोस्तों, एडल्ट में था हमारे पास में 0.3 से लेके 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर था। लेकिन हम बात करते हैं नियोनेंट की, तो नियोनेंट में हमारे पास में लेस देन 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर को हम नॉर्मल मापते हैं। समझ में आ गया। तो ये चीज जो है वो जरूर ध्यान में रखिएगा कि नियोनेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नियोनेंट में हमारे पास में लेस देन 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो इंडी जो है वो नॉर्मली होता है, मतलब इतना बिलीरुबिन लेवल जो है वो हमारे पास में नॉर्मल मापा जाएगा। ये टोटल बिलीरुबिन की बात कर रहा हूं, टोटल बिलीरुबिन लेवल, तो ये इतना होता है। एडल्ट में अलग होता है, बच्चों में अलग। अब इससे ऊपर जाएगा 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर जाएगा, फिर हम जो है वो सोचते हैं। और वैसे भी जो है हमारे पास में नॉर्मली 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के समथिंग हो जाता है तो हम उस बच्चे को भी डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर मान के चलिए किसी बच्चे का बिलीरुबिन लेवल 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है किसी बच्चे का, अब हमने उसको ट्रीटमेंट करके फोटोथेरेपी देके उसका बिलीरुबिन लेवल कम लेके आ गए, और कम ले जाते कहाँ तक लेके आ गए, 9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे ले गए, तो भी हम उसकी छुट्टी कर सकते हैं। तो ये दोनों लेवल जो है वो आपको याद रखने हैं। अब देखो आगे देखते हैं। देन उसके बाद एज जॉइंडिस प्रोग्रेशन इज स्प्रेड फ्रॉम हेड टू फीट, जिसको सिफेलोक्यूडल प्रोग्रेशन भी कहते हैं। ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फिजियोलॉजिकली जॉइंडिस होता है वो कहां से होता है दोस्तों, तो वो सिफेलोक्यूडल प्रोग्रेशन के तहत, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक होता है। अगर क्यूडलो सिफेले आता मतलब नीचे से ऊपर की तरफ आता, तो ये सिफेलोक्यूडल प्रोग्रेशन होता है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो हमारे पास में जो है वो प्रोग्रेशन होता है, हेड टू फिट होता है। ये चीज ध्यान रखना। प्लस दूसरी चीज मैंने आपको बताई इसका नॉर्मल लेवल। अब ये बिलीरुबिन लेवल वहां तक जो है, मतलब नॉर्मल क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें बिलीरुबिन लेवल इंक्रीज होता है। अब आप कहोगे कि सर इंक्रीज क्यों होता है, उसके दो रीजन है। एक तो क्या होता है कि बच्चा जैसे ही बाहर आया तो आरबीसी जो है उसके अंदर ज्यादा होती है। बच्चों के अंदर हमारे पास में आरबीसी या हीमोग्लोबिन लेवल ज्यादा होता है। आप देखना नॉर्मल से जो है बच्चों के अंदर ज्यादा होता है। तो एक तो हीमोग्लोबिन लेवल ज्यादा है, अब उसका ब्रेक डाउन होगा। प्लस दूसरी चीज, तीनों चीजें काम करती है। पहली चीज, हीमोग्लोबिन लेवल ज्यादा है मतलब बार बार आरबीसी टूटेगी। दूसरी चीज हमारे पास में जो लाइफ स्पान होता है आरबीसी का, ठीक है, वो भी कम होता है, क्योंकि हमारे पास में तो तीनों चीज आ गई। एक तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन लेवल इंक्रीज हो गया, ठीक है। आप बाकी चीज लिख लेना, बच्चों के अंदर जो है हमारे पास में, या हम कहें इन्फेंट के अंदर जो है वो इंक्रीज होता है। दूसरी चीज आ गई हमारे पास में आरबीसी का जो है वो लाइफ स्पान। आरबीसी के लाइफ स्पान की बात करें तो नॉर्मली आपको पता है एडल्ट के अंदर कितना होता है दोस्तों, एडल्ट के अंदर हमारे पास में होता है 120 डेज, ठीक। और बच्चों के अंदर कितना होता है, बच्चों के अंदर हमारे पास में 90 डेज है। मतलब एक तो आरबीसी भी ज्यादा है, प्लस वो टूट भी जल्दी जल्दी रही है,
ठीक है। जो आरबीसी हमारे पास में बड़ों के अंदर जो है वो 4 महीने से टूट रही है, वो बच्चों के अंदर 3 महीने से ही ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ये भी दिक्कत है। तीसरी चीज आ गई, चलो टूट तो रही है लेकिन लीवर जो है वो हमारे पास में इमेच्योर है। बड़ों जितना जो है वो मेच्योर थोड़ी होता है हमारे पास में लीवर। बच्चों का लीवर है, अभी अभी जो है वो पैदा हुआ है, लीवर ने कभी काम नहीं किया, नई नवेली दुल्हन की तरह कभी किचन में नहीं गई, तो वो कैसे काम कर पाएगा। तो लीवर अभी पैदा हुआ है, अभी निकला है, तो वो इतने जो है बिलीरुबिन लेवल को अनकॉन्जुकेटेड को कॉन्जुकेटेड में नहीं बदल पाता है। तो ये 3 रीजन होते हैं जिसकी वजह से छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें जो है वो जॉइंटिस देखने को मिलता है। क्लियर है। तो ये सारी चीजें आ गई हमारे पास में कि बच्चों के अंदर था, इसीलिए 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो नॉर्मल जांचा गया है। देन इट यूज स्पेशली इन ट्रम न्यूबॉर्न रिसोर्सेज लिमिटेड सेटिंग वेयर बिलीरुबिन टेस्ट में नॉट बी इमीडिएट अवेलेबल। ध्यान से देखिएगा, इस लाइन में बहुत सारी चीज छुपी है कि ये जो है वो किसमें यूज लिया जाता है, ये यूज लिया जाता है स्पेशली टर्म न्यूबॉर्न में। अच्छा, जो प्रीटर्म हो तो अगर 37 वीक से पहले का बच्चा है तो उसमें हम यूज में लेंगे क्रेमर स्केल, नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। ये हमेशा टर्म न्यूबॉर्न में, जो मतलब कि बिल्कुल 37 वीक के बाद पैदा हुआ, उसमें जहां पे रिसोर्सेज नहीं है, जैसे गांव में चले गए या मान के चलिए ऐसी जगह पे जहां पे अभी इमीडिएटली बिलीरुबिन टेस्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है, वहां पे हम क्रेमर स्केल को जो है वो काम में ले सकते हैं। क्लियर हो गया। अगर यहां तक चीज समझ में आ गई तो आगे चीजें बहुत आसान होने वाली है और बहुत जल्दी भी फिनिश होने वाली है। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में जोन्स ऑफ क्रेमर स्केल। जोन्स कह दो या हम कहते हैं स्टेज कह दो एक तरीके से, ठीक है, जोन या स्टेज कह दें। तो क्रेमर स्केल को जो है वो हमारे पास में न्यूबॉर्न बॉडी को 5 जोन के अंदर डिवाइड किया गया। अब 5 जोन जो है वो कौन कौन सी होती है। जोन सिंपल है, जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ एंड जोन फिफ्थ। आपको ऊपर से नीचे तक चलना है। थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी और कुछ भी याद रखना। क्या क्या चीजें, एक जोन आएगा हमारे पास में फेस, दूसरा जोन आएगा हमारे पास में चेस्ट, वो भी कौन सा, चेस्ट एंड एब्डोमेन, लेकिन एब्डोमेन भी कौन सा, अम्बलिकस से ऊपर ऊपर, उससे नीचे नहीं। ठीक है, तीसरा आ जाएगा अम्बलिकस से नीचे प्लस दोनों हाथ, हाथ भी कौन सा, अपर हैंड ओनली, उसमें पाम नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज का जोन फोर्थ। जोन फोर्थ में क्या आता है, ये हमारे पास में दोनों आर्म और ये सारी चीजें। और लास्ट आ जाता है हमारे पास में जोन फिफ्थ, जिसमें सोल और दोनों अपर एंड लोअर सोल, ये 5 जोन आएंगे। जो जो आपको पीला दिखेगा और चलेगा भी ऐसे, उसमें भी रटना नहीं है। ये पीला मतलब सबसे फर्स्ट कैटेगरी, देन उसके बाद में ये पीला, देन उसके बाद हमारे पास में सेकंड जोन, देन उसके बाद हमारे पास में थाई और लोअर ट्रंक मतलब एब्डोमेन के जो अम्बलिकस है उससे नीचे वाला, ये हमारे पास में जोन थर्ड। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में आर्म एंड लेग, ये जोन फोर्थ। और दोनों पाम है, अपर पाम एंड लोअर, या हम कह सकते हैं पाम एंड सोल, तो ये फिफ्थ कैटेगरी। और इसी हिसाब से हमारे पास में जो है वो लगभग एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेटली बिलीरुबिन लेवल भी जो है वो देखते हैं। बहुत मजा आने वाला है, चलो चलते हैं। पहले हम क्रामर जोन को देख लेते हैं, फिर उसमें एरिया देखेंगे, फिर हम अप्रोक्सीमेटली बिलीरुबिन लेवल देखेंगे कि लगभग जो है वो इतना होगा। फिर हम उसमें करेंगे क्या, अगर हमारे पास में फर्स्ट जोन में हम तो हम क्या करेंगे, फिफ्थ जोन में है तो बच्चे में हम क्या करेंगे, वो सारी चीजें। तो सबसे पहले जोन फर्स्ट, ये वाला जोन फर्स्ट यानी कि हेड एंड नेक। अगर बच्चे का मुंह पीला है, गर्दन तक पीला है, तो उसमें लगभग जो है वो हमारे पास में बिलीरुबिन लेवल लगभग कितना होगा दोस्तों, नॉर्मली हमारे पास में लेस देन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। और जो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल, नॉर्मली हम 6 मान रहे हैं, ये तो उससे भी कम है। तो ये इसमें बिल्कुल माइल्ड जॉइंटिस है, यूजुअली फिजियोलॉजिकली जॉइंटिस है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अभी हम इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं, फिर हम ट्रीटमेंट भी मैं साथ साथ के बता दूंगा, हालांकि ट्रीटमेंट आगे आएगा, उसमें हम कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करेंगे। देख लिया, हाँ ठीक है, कुछ नहीं करना, बच्चे को दूध पिलाइए, नो प्रॉब्लम। सेकेंड आता है हमारे पास में जोन टू। जोन टू कहां से, अपर ट्रंक, अपर ट्रंक और अम्बलिकस से ऊपर वाला एब्डोमिनल एरिया, मतलब अपर ट्रंक एंड एब्डोमिनल, एब्डोमिन भी कौन सा, अम्बलिकस से ऊपर ऊपर। रियल में ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीजें, ये वाला यहाँ पे एक लाइनिंग जो थी, ये देखिए ये लाइनिंग थी ना आपने, तो ये हमारे पास में ये वाला एरिया, अब ये अपर ट्रंक और एब्डोमिनल में भी कौन सा, अम्बलिकस से नीचे वाला। तो ये चीज हो गई हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, ये चीज हो गई हमारे पास में जोन टू। जोन टू जो है वो हमारे पास में आ गया अपर ट्रंक एंड अम्बलिकस। ठीक है, अपर ट्रंक एंड अम्बलिकस की अगर हम बात करें, मतलब सिर्फ चेस्ट वाला
एंड देन अम्बिलिकस से ऊपर वाला वो आ गया हमारे पास में अपर ट्रंक एंड अम्बिलिकस। इसमें लगभग जो है वो हमारे पास में सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना होगा, ये होगा हमारे पास में लगभग 5 से 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 5 to 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसको हम मॉडरेट जॉइंडिस की कैटेगरी के अंदर जो है वो शामिल करते हैं। इसमें भी हम जो है बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं करते, दूध पिलाइएगा और कई बार जो है हम टेस्ट करवा लेते हैं। देन आ जाता है जोन थर्ड। जोन थर्ड में क्या, लोअर ट्रंक एंड थाई, एब्डोमेन से नीचे वाला एरिया और अपर थाई वाला, मतलब थाई और जो हमारे पास में पेल्विस वाला एरिया है वो आ गया। इसमें लगभग जो है हमारे पास में बिलिरुबिन लेवल कितना होता है, 8 to 16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और ये सिग्निफिकेंट जॉइंडिस होता है एंड नीड इवैल्यूएशन। इसमें हम रिपीट टेस्ट करवाते हैं, एग्जैक्ट देखते हैं कि वाकई में बिलिरुबिन लेवल जो है वो कितना है। अगर मान के चलिए वो पीला है लेकिन बिलिरुबिन लेवल अगर नॉर्मल है तो हम कुछ नहीं करते हैं, और अगर हमारे पास में बिलिरुबिन लेवल 13, 14, 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो फिर हम जो है वो उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। नेक्स्ट आ गया जोन फोर्थ। जोन फोर्थ में क्या है दोस्तों, मैंने बताया आर्म एंड लोअर रिंग, एल्बो एंड नी, ठीक है, ये एल्बो एंड नी यहां तक का देखेंगे। इसमें हमारे पास में लगभग जो है वो 12 to 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर लगभग जो है बिलिरुबिन लेवल होगा। इसको सीवियर जॉन्डिस की कैटेगरी में रखते हैं और इसमें हमें जो है वो ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में जोन 5। जोन 5 आता है हमारे पास में पाम एंड शोल, ठीक है। पाम एंड शोल में आता है तो इंक्रीज 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या अप टू 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। इसको हम सीवियर जॉइंडिस में रहते हैं एंड हाई रिस्क ऑफ कर्निक्टरस जो है वो हमारे पास में कंडीशन आती है। अब ये कर्निक्टरस क्या होता है ध्यान रखना, ठीक है। कर्निक्टरस जो है वो हमारे पास में क्या होता है, कर्निक्टरस को ध्यान रखना, बिलिरुबिन लेवल इतना इंक्रीज हो जाना, इतना इंक्रीज होना है कि वो ब्रेन में जाके एक्यूमुलेशन हो जाए, उसको बोलते हैं कर्निक्टरस। ध्यान रखना, इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल, इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल जो कि हमारे पास में क्या होता है, वो इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल जो है वो हमारे पास में क्या होगा कि ब्रेन के अंदर जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। कहाँ पे, ब्रेन के अंदर जो है वो हमारे पास में इकट्ठा हो जाता है और उसको हम कहते हैं कर्निक्टरस। समझ में आ गया, तो ये हो गया। तो ये हमारे पास में देख सकते हो आप कैटेगरी, यहाँ पे दिखा भी रखा है। मैं भी लगभग पीला कलर ले लेता हूँ। आपके पास में यहाँ पे फेस जो है वो पीला है, देख लो फेस जो पीला है ये हमारे पास में फर्स्ट जो ग्रेड है या जोन फर्स्ट है। सेकेंड वाले में क्या था, फेस है और एब्डोमिनल था, वो भी कहाँ पे, अम्बिलिकस से ऊपर तक। तो ये हो गया हमारे पास में जोन सेकेंड। उसके बाद में जोन थर्ड क्या है, एब्डोमिनल, चेस्ट, उसके बाद में जो है वो थाइज। ये देखिए थाइज यहाँ तक जो है वो पीली है, इसको हम कहते हैं जोन थर्ड। उसके बाद जोन फोर्थ में आता है, ये देखिए यहाँ पे एल्बो तक जो है वो हमारे पास में येलोइश है, ये घुटना ये भी जो है वो येलोइश है, राइट। अब लास्ट आता है जोन 5, उसमें हमारे पास में ये दोनों पाम एंड सोल, ठीक है, ये भी पीले हैं, इसको हम कहते हैं सीवियर जॉइंडिस। समझ में आ गया। जोन जोन फर्स्ट सेकंड में हम बेसिकली जो है वो कुछ नहीं करते हैं। जोन थर्ड में और फोर्थ में हम क्या करते हैं, रिपीट बिलिरुबिन टेस्ट कराते हैं। अब हमें एक्चुअल जो है वो लैब के द्वारा टेस्ट करवाएंगे ताकि एग्जैक्ट बिलिरुबिन लेवल पता चले। देन उसके बाद एग्जैक्ट पड़ गया, अब मान के चलिए कई बार स्किन पीली हो गई लेकिन बिलिरुबिन लेवल नॉर्मल है, तब तो हम इसको इसमें इसकी तरह कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास में बिलिरुबिन लेवल जो है वो इंक्रीज है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उसमें हमारे पास में दैट इज कॉल्ड, वहां पे हमारे पास में जो है वो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। फिफ्थ में हम बिना सोचे समझे हम जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते ही करते हैं। तो ये हमारे पास में जो है वो कैटेगरी आ गई। अब बात आती है हाउ टू असेस यूजिंग क्रेमर स्केल। क्रेमर स्केल को जो हम कैसे असेस या कैसे यूज ले सकते हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, ठीक आपको स्टेप देखने हैं। जैसे हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा जो बच्चे हॉस्पिटल में काम किए हुए हैं उनको पता होगा, नहीं है तो मैं बता दूं दोस्तों कि जब भी हम बिलिरुबिन लेवल को टेस्ट करके देखते हैं तो ऐसे प्रेस करते हैं, जैसे यहाँ पे हम जो है वो यहाँ पे बच्चे को प्रेस किया, देन वहां पे जो है वो कितना येलोइश हुआ, डायरेक्ट हम देख के नहीं करते, हम प्रेस करते हैं, जिसको बोलते हैं ब्लेंचिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्लेंचिंग। तो ब्लेंचिंग करते हैं, ऐसे प्रेस करते हैं, देन उसके बाद जैसे हटाते हैं तो वहां पे कितना पीलापन है उसको बोलते हैं ब्लेंचिंग टेक्निक। तो ब्लेंचिंग टेक्निक के माध्यम से जो है वो चेक करते हैं। तो देखो सारे इंस्ट्रक्शन को जो है फॉलो कर लेते हैं, फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो करके हम जो है वो क्रेमर स्केल को जो है वो यूज ले सकते हैं या क्रेमर स्केल को जो है वो असेस करते हैं। तो पहली चीज आती है हमारे पास में
एग्जामिन बेबी इन नेचुरल लाइट और वाइट लाइट। पहले चीज, बच्चे को जो है वो नेचुरल लाइट, जैसे मान लीजिए जहां पे नॉर्मली सूरज की लाइट आ रही है वहां पे, या बिल्कुल येलो लाइट। ऐसा नहीं हो आपने पहले से कमरे के अंदर जो है वो, सॉरी, बिल्कुल व्हाइट लाइट। ऐसा नहीं है कि आपने कमरे के अंदर जो है वो येलो लाइट लगा रखी है, तो देखते आपको पता चलेगा आपको तो पूरा बच्चा ही येलो दिखेगा, राइट। तो हमेशा ध्यान में रखना कि बच्चे को जब आप क्रैमर स्केल चेक कर रहे हो तो या तो नेचुरल लाइट होनी चाहिए, नेचुरल लाइट इन द सेंस जो सूरज की जो है वो रोशनी है वो होनी चाहिए, या बिल्कुल व्हाइट लाइट जो है वो होनी चाहिए, उसी में जो है वो असेस करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रेस द स्किन जेंटली, जिसको हम ब्लेंचिंग टेक्निक कहते हैं। स्किन को जो है वो जेंटली प्रेस करना, बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मली ऐसे प्रेस करना है, ठीक है, ऐसे प्रेस करना है। प्रेस करेंगे, देन उसके बाद वहां पे डिसकलरेशन देखेंगे, ब्लेंच्ड एरिया, जो हमने जो है वो ब्लेंचिंग किया था तो ब्लेंच्ड एरिया था, वहां पे हम येलोइश डिस्कलरेशन देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम यहाँ पे दबाते हैं तो जैसे छोड़ते हैं तो यहाँ पे थोड़े समय के लिए ब्लड सप्लाई वो नहीं होती है, ठीक वैसे हमने जो है ब्लेंचिंग एरिया ऐसे दबाया, या यहाँ पे जो है हमने दबाया थोड़ा सा, देन दबा के जैसे छोड़ा, छोड़ने के बाद जो हमने ब्लेंच एरिया किया था वहां पे येलोइश डिस्कलरेशन देखते हैं। तो वहां पे ब्लड सप्लाई तो जो है वो थोड़ी देर के लिए हट जाती है, बट येलोइश डिस्कलरेशन तो रहता ही रहता है। फिर उस हिसाब से देखते हैं कि हाँ ये येलो है या नहीं है। देन उसके बाद नोट द हाईएस्ट जोन रिच्ड, देन उसके बाद जोन जो है वो डिसाइड करते हैं। यहां पे देखा येलोइश है, यहां पे देखा येलोइश है, देन थाई पे देखा नहीं है, तो फिर हम जोन डिसाइड करते हैं। थाई पे भी है तो फिर और नीचे जाएंगे, फिर वहां पे नी पे देखा, नी पे भी है, देन उसके बाद सोल एंड पाम तक देखते हैं। तो ऐसे ऊपर से नीचे तक जो है वो हम जाते रहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में क्रैमर स्केल। सबसे पहले हमने क्या किया, बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल लाइट में, सनलाइट में या व्हाइट लाइट में रखेंगे, देन एरिया को जो है वो जेंटली प्रेस करेंगे, जिसको ब्लेंचिंग टेक्निक कहते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। देन उसके बाद क्या कहते हैं, जहां पे हमने ब्लेंच किया था वहां पे जो है वो उसको जो है येलोइश डिस्कलरेशन देखते हैं, और फिर देखते हैं ऊपर से स्टार्ट करते हैं नीचे आगे तक बढ़ते हैं कि कहां तक, कौन से जोन तक पहुंचा, जोन फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, कहां तक जो है वो पहुंचा, उसको जो है वो हम नोट कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे पास में क्लिनिकल फीचर्स, ठीक, कि हम जो है वो क्या क्या करेंगे, किस किस तरीके से करेंगे, क्या क्या क्लिनिकल फीचर जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाता है कि अगर जॉइंटिस सिर्फ फेस पे है, यानी कि जोन फर्स्ट वाली कैटेगरी है, तो उसमें हम क्या करते हैं, तो दोस्तों जोन जोन फर्स्ट में ये यूजुअली जो है वो सेफ होता है, और ये फिजियोलॉजिकली जॉइंटिस का नॉर्मल इंडिकेशन होता है, उसमें हम बेसिकली जो है वो कुछ नहीं करते। अगर जॉइंटिस जो है वो हमारे पास में एब्डोमेन तक स्प्रेड हो चुका है, मतलब थोरेक्स में भी एब्डोमेन में भी, मतलब जोन एंड सेकंड एंड थर्ड की कैटेगरी में आ गया, तो इसमें हम बिलिरुबिन लेवल जो है वो मॉनिटर करेंगे एंड कंसीडर्ड ट्रीटमेंट, और देखेंगे कि अब हमें जो है वो ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्स, लिम्स तक भी जो है वो हमारे पास में जॉइंटिस पहुंच चुका है, यानी कि जोन फोर्थ कैटेगरी में आ गया, उसमें हम क्या कर देंगे, अर्जेंट बिलिरुबिन टेस्ट नीडेड। अब हमें एग्जैक्ट जो है बिलिरुबिन लेवल चाहिए होगा। अब हम सिर्फ क्रैमर स्केल की सहायता पे ही जो है, या उसके बेस के सहायता पे ही जो है हम ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे, हमें एक्चुअल जो है वो लैब टेस्ट चाहिए, जिसमें एक्चुअल बिलिरुबिन लेवल कितना है वो देखेंगे। लास्ट आ जाता है हमारे पास में येलो पाम एंड सोल। अगर पाम एंड सोल जो है वो येलो हो चुकी है, तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों, मेडिकल इमरजेंसी देखेंगे, मतलब रिस्क ऑफ कर्निक्टस देखेंगे, जो कि कर्निक्टस मैंने बता दिया था कि बिलिरुबिन लेवल जो है वो ब्रेन के अंदर आके जम जाएगा, इसको हम बोलते हैं कर्निक्टस। जोन थर्ड या उससे जो है वो हमारे पास में ज्यादा बढ़ते हैं तो हम बिलिरुबिन लेवल मॉनिटरिंग करेंगे। अगर जोन फिफ्थ है तो हमें इमीडिएट मेडिकल, इमीडिएट पैथोल फोटोथेरेपी एंड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इवेल्यूएशन। अगर जोन फिफ्थ आ चुकी है तो हम इमीडिएटली जो है फोटोथेरेपी स्टार्ट करते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो उसमें हम एक्सचेंज मेथड भी यूज करते हैं, मतलब ब्लड को एक्सचेंज मेथड भी यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मेन कॉम्प्लिकेशन हमारे पास में कर्निक्टस, अगर ब्रेन के अंदर हमारे पास में जो बिलिरुबिन लेवल जाके जम गया तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो आपको बताइए, ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास में फोटोथेरेपी है। कैसे लगाते हैं फोटोथेरेपी वो मैंने आपको बहुत डिटेल से मैं बता रहा हूँ, अलग से मैंने फोटोथेरेपी की क्लास ली हुई है बुलेट सीरीज के अंदर। उसमें हमारे पास में कितना जो है वो डिस्टेंस रखा जाता है इसके बीच में, देन कितने वेवलेंथ की जो है हमारे पास में आती है, लाइट का कलर क्या होता है, देन उसके बाद में हमारे पास में चीज़ें आती है कि क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखेंगे, जेनिटल एरिया, आई को कवर करके रखेंगे, पोजीशन हम चेंज करते रहेंगे,
देन उसके बाद हो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड दें बच्चे को देंगे, या हम कहेंगे ब्रेस्ट फीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने जो हो बता रखी है। सबको अगर यहीं पे बताने लग जाएंगे तो फोटोथेरेपी की अलग से एक क्लास बन जाएगी और 1 घंटा हमारा जो है वो खराब हो जाएगा। इसलिए फोटोथेरेपी आप देख सकते हो, ऐसी मशीन होती है, और बाकी डिटेल में आप फोटोथेरेपी के टॉपिक में देख सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में यूज ऑफ क्रैमर स्केल। क्रैमर स्केल का जो हो यूज क्या होता है? सिंपली क्या यूज होता है? जहां पे अगर मान के चले हमारे पास में बिलीरुबिन लेवल की फैसिलिटी नहीं है, या हम सिर्फ फिजिकली जो हो बच्चे को देख के जॉइंटिस असेस करते हैं, वहां पे तो यूज है, और तो कोई यूज नहीं है। तो दोस्तों, स्क्रीनिंग फॉर नियोनेटल जॉइंटिस, क्या यूज है क्रैमर स्केल का? कि हम स्क्रीनिंग करते हैं, किसका? नियोनेटल जॉइंटिस की जो है वो स्क्रीनिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में असेसिंग नीड ऑफ बिलीरुबिन टेस्टिंग। बिलीरुबिन टेस्टिंग की जो है वो हम असेस करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? बिलीरुबिन टेस्टिंग को जो है वो असेस करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में गाइडिंग फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी करनी है या नहीं करनी है, इसका भी गाइडेंस मिलता है। और लास्ट आ जाता है आइडेंटिफाई रिस्क ऑफ कर्निक्टर्स। ठीक है, कर्निक्टर्स की जो है वो हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे? अगर बिलीरुबिन हमारे पास में सोल एंड पाम तक पहुंच चुका है तो हम कह सकते हैं कि यार इसको तो जो है इमीडिएटली, अदरवाइज ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेशन। ऐसी क्या लिमिटेशन है जिसमें हम क्रैमर स्केल यूज में लेते हैं? अब ये तो बड़ी सोचने वाली बात है कि यार ऐसा क्या लिमिटेशन हो सकता है कि जिसके अंदर हमारे पास में हम क्रैमर स्केल यूज में लेते हैं। क्रैमर स्केल यूज में ले भी सकते हो, लेकिन फिर आपको रियल या आइडल रिजल्ट जो है वो नहीं मिलेंगे। मतलब नॉट एक्यूरेट इन, आप क्रैमर स्केल यूज में ले सकते हो, आपको कोई फांसी नहीं लगाएगा, आपको कोई पकड़ के नहीं रखेगा कि इन कंडीशन में आप क्रैमर स्केल यूज नहीं ले सकते हो। लेकिन दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी कि वहां पे फिर हमारे पास में क्रैमर स्केल जो है वो सही नहीं बैठेगा। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल प्रीटर्म बेबी। अगर बच्चा जो है वो हमारे पास में प्रीटर्म है, यानी कि हमारे पास में लेस देन 37 वीक से पहले जो है वो बच्चा डिलीवर हो चुका है, इसको हम कहते हैं प्रीटर्म। तो प्रीटर्म बेबी होगा तो उसमें हम जो है वो नहीं देख सकते। नेक्स्ट आता है हमारे पास में डार्क स्किन्ड इन्फेंट। डार्क स्किन, अगर बच्चे बहुत ज्यादा काला है तो फिर हम येलोइश डिस्कलरेशन हम नहीं देख सकते। हालांकि कलर पे जाना नहीं चाहिए, लेकिन ज्यादा डार्क कलर होगा तो उसमें फिर येलोइश डिस्कलरेशन हमारे पास में नहीं देख पाएंगे। गोरा होता है तो उसमें आसानी से जो है वो दिख जाता है। तो ये हमारे पास में सेकेंड लिमिटेशन है। थर्ड आ गई बेबीज विथ ब्रेस्टिंग एंड बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। अगर कोई बच्चा जो जन्म से ही जो है वो ऐसा पैदा हो रहा है जिसके अंदर बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, तो भाई हम उसको फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस कंसीडर कर रहे हैं, जबकि वो किससे सफर कर रहा है? हमारे पास में बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर से सफर कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सब्जेक्टिव मेथड्स। सब्जेक्टिव मेथड इन द सेंस कि ये जो हम चीज यूज कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है, या लाइट का ये सब चीजें अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कार्ड। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में मस्ट कंफर्म विथ सीरम बिलीरुबिन एंड ट्रांसक्यूटेनियस बिलीरुबिन। लेकिन कंफर्मेशन जो है वो कब मिलता है? जब हम एक्चुअल टेस्ट करवाते हैं। ऐसे हम देख के बता सकते हैं, ऐसे तो किसी को ऐसे टच करके हम कह सकते हैं यार इसको बुखार है, लेकिन एग्जैक्ट कितना बुखार है वो तो हम टेम्परेचर देख के ही जो है वो बताया जाएगा। ये हो गया हमारे पास में लिमिटेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मैनेजमेंट बेस्ड ऑन क्रैमर स्केल। ठीक है, यानी कि क्रैमर स्केल का मैनेजमेंट हम जो है वो किस तरीके से मैनेजमेंट बेस्ड ऑफ क्रैमर स्केल। क्रैमर स्केल का मैनेजमेंट किस किस या कौन कौन सी कैटेगरी में करते हैं, तो ऑलरेडी मैंने 2-3 बार बताया, फटाफट रिवीजन कर दें। स्टेज या जोन फर्स्ट के अंदर क्या करते हैं दोस्तों? कुछ भी नहीं करते, मतलब बच्चे को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं एंड ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, क्योंकि इसमें बिलीरुबिन लेवल लगभग जो है हमारे पास में लेस देन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। नेक्स्ट, अगर जोन सेकेंड एंड थर्ड में हम क्या करते हैं? उसमें हम क्या करते हैं? चेक बिलीरुबिन एंड मॉनिटर डेली। उसमें हम बिलीरुबिन लेवल चेक कर लेते हैं और हम उसको मॉनिटर करते हैं, उसमें भी हमें ज्यादा कुछ नहीं करते। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में जोन फोर्थ आ गया। जोन फोर्थ में आपको पता है कि हमारे पास में बिलीरुबिन लेवल जो है वो लगभग 12 से 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पहुंच चुका है। तो उसमें हम जो है वो जो है वो फोटोथेरेपी करते हैं, प्लस साथ के साथ इन्वेस्टिगेशन भी करवाते हैं। इन्वेस्टिगेशन मतलब अब रियल जो है वो हमारे पास में लैब टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। और जोन फिफ्थ है तो हम इमीडिएटली जो है वो हमारे पास में इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे और फोटोथेरेपी शुरू करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम ब्लड एक्सचेंज भी जो है वो करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास में जोन फोर्थ में लगभग मोर देन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी ज्यादा जो है बिलीरुबिन लेवल जो है वो हो जाता है। इसके अंदर हमारे पास में 12 से 18 मिलीग्राम डेसीलीटर होता है। जोन
इसके अंदर हमारे पास में 8 से लेके जो है वो 16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, क्योंकि जोन सेकेंड एंड थर्ड आ गए ना, उसके अंदर हमारे पास में लगभग जो है वो 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के समथिंग आता है। तो ये सारी कैटेगरी, अगर 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी ज़्यादा आ रहा है तो फिर इसमें कनेक्टर्स जो है वो यूज में हो सकते हैं। लास्ट आ जाता है हमारे पास में निमोनिक्स, और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। निमोनिक्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना, ये हेड टू टो किया जाता है बिलीरुबिन ग्रो। जैसे जैसे चलेंगे, हेड से चलेंगे, ये हमारे पास में हेड है और ये हमारे पास में जो है वो टो है। तो हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिलीरुबिन लेवल जो है वो कम होता जाएगा। अगर हम हेड से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो बिलीरुबिन लेवल की अगर हम बात करें, लो मैं अलग ही पेन से लेता हूँ, ये लो, बिलीरुबिन लेवल जो है वो इंक्रीज मिलेगा। बिलीरुबिन लेवल जो है वो हमें इंक्रीज मिलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम हेड से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो बिलीरुबिन लेवल जो हो इंक्रीज 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 मिलेगा। हेड पे आपको पता ही है लगभग 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम चेस्ट पे जाएंगे तो आपको पता ही है हमारे पास में जो है वो 6 टू 12 मिलीग्राम हो जाता है, फिर 12 टू 18 मिलीग्राम हो जाता है, इस तरीके से फिर मोर देन 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है। ये सारी चीजें, तो अगर हम हेड टू टो चलते हैं, ध्यान रखना, तो बिलीरुबिन लेवल जो है वो ग्रो करता है, उल्टा होता है। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर से आप नीचे जा रहे हो तो बिलीरुबिन लेवल भी आप नीचे करके चलो, नहीं। ये डायग्राम जो है वो आपकी इमेज हो जानी चाहिए, दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए। अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो बिलीरुबिन लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। क्रैमर स्केल इज वन लाइन। क्रैमर स्केल को अगर हम वन लाइन में कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं? तो क्रैमर स्केल को जो हम वन लाइन में कहना चाहेंगे तो क्रैमर स्केल assess the severity of neonatal jaundice based on cephalocuidal progression of skin yellowish divided in 5 body zone। यानी कि क्रैमर स्केल क्या है? क्रैमर स्केल हमारे पास में फिजियोलॉजिकली जॉइंडिस है या नियोनेटल जॉइंडिस है, उसको असेस करने का जो है वो एक फॉर्मूला है, जिसको हम सिफिलोक्यूडल प्रोग्रेशन के तहत देखते हैं। मतलब हेड से लेके टो तक देखते हैं, जिसके अंदर हमारे पास में स्किन जो है वो येलोइश हो जाती है, और इसको 5 जोन के अंदर डिवाइड किया गया है। जोन फर्स्ट, जोन सेकेंड, जोन थर्ड, जोन फोर्थ एंड जोन फिफ्थ, ठीक है। जोन फर्स्ट में आपको सिंपली याद रखना है फेस आता है। जोन सेकंड में हमारे पास में ट्रंक आता है, और एब्डोमेन एरिया कौन सा? अम्बिलिकस से ऊपर वाला। जोन थर्ड में हमारे पास में लोअर एब्डोमिनल प्लस थाइज, ठीक है। ये सारी चीजें लिखने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, ठीक है। ये हमारे पास में जो है वो हेड है, ये हमारे पास में जो है वो थोरेक्स है, थोरेक्स प्लस अपर एब्डोमिनल एरिया। देन जोन थर्ड में हमारे पास में लोअर एब्डोमिनल एरिया प्लस थाइज, ठीक है। और फोर्थ में हमारे पास में आ जाता है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड, जो हमारे पास में नी है एंड एल्बो है, नी एंड एल्बो वाला जो है वो एरिया आता है। और जोन फिफ्थ में आपको पता है सोल एंड पाम, इसके अंदर आता है हमारे पास में सोल एंड पाल्म आता है, ठीक है। ये चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारे पास में क्रैमर स्केल जो है वो फिनिश होता है। आई होप ये क्लास जो है वो आपको पसंद आई होगी। और क्रैमर स्केल क्या होता है, कैसे कैटेगरी है, बिल्कुल नया और ट्रेंडिंग टॉपिक है, वो कैसे लगा उसके बारे में जरूर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं। अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए दोस्तों, जी जान लगा दीजिए। वक्त जो है वो बहुत जल्दी बदलने वाला है अगर आपने कंटिन्यू स्टडी रखी तो, क्योंकि देयर इज द नो शॉर्टकट ऑफ द सक्सेस। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको लंबे समय तक लगातार मेहनत जो है वो करनी ही पड़ेगी। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।